बच्चों चैप्टर है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का जो पहला पॉइंट होता है बेसिकली दैट इज, इसमें हमें ऊपर ऊपर पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ओके, तो इट इज सुपरफिशियल और सरफेस चैप्टर। नाम ही कह रहा है कि हम सरफेस पे रहेंगे, आगे ज्यादा इसमें एंटर नहीं करेंगे। चैप्टर के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं इसमें। वन इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट, कोलोइड, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन हमने पहले खत्म कर लिया, उसमें बहुत मोटे तौर पे बात करें तो आप फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन पे फोकस करेंगे और log x अपॉन m इक्वल टू kp की पावर 1/n लैंगमियर और फ्रेंडलिच पे फोकस करेंगे। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल्स कहाँ है, कैटलिस्ट में एग्जांपल है या फ्रॉक रोटेशन में है या बाकी जगह है। फॉलोड बाय अगला चैप्टर हमारा आया था या उसका अगला पार्ट आया था कैटलिस्ट, जो हमने छोड़ के कोलॉइड शुरू कर दिया। कोलॉइड्स में आपने सबसे पहली हेडिंग क्या पढ़ी थी, नेचर में क्लासिफिकेशन कोलॉइड्स का कैसे शुरू हुआ, थॉमस ग्राम से स्टार्ट हुआ, उसमें क्रिस्टलॉइड कोलॉइड का फेल हुआ, तीन तरह का सॉल्यूशन, टू कोलॉइडल सस्पेंशन, क्लियर है हमें। फिर हम आ गए कि भाई कोलॉइड्स कितने टाइप के हैं, तो फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम के हिसाब से 8 टाइप के हैं। इसके बाद फिर आया हमारा कि इंट्रैक्शन के बेसिस पे कैसे हैं, लायोफिलिक लायोफोबिक हैं। फॉलोड बाय पार्टिकल्स के नेचर के हिसाब से कैसे हैं, तो मल्टी मॉलिक्यूलर मैक्रोमॉलिक्यूलर एसोसिएट, एसोसिएट पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। मिसिल फॉर्मेशन, सीएमसी, क्राफ्ट टेम्परेचर, एक नंबर पे ये बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा। इसके बाद आया कोलॉइड्स को आप बनाएंगे कैसे, तो लायोफिलिक तो अपने आप ही बन जाते हैं, फोबिक को बनाने की टेक्निक चाहिए, क्योंकि कोलॉइड एक पर्टिकुलर साइज है। तो एक मेथड डिस्पर्शन का है, कंडेंसेशन। डिस्पर्शन में बड़े पार्टिकल को तोड़ के छोटा बनाते हैं। बेसिकली तीन डिस्पर्शन के तरीके थे, एक मैकेनिकल डिस्पर्शन जिसमें कोलॉइडल मिल था, एक पेप्टाइजेशन जिसमें फ्रेशली प्रेसिपिटेट में अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें वो दोबारा कोलॉइड में चेंज हो जाए या कोलॉइड में चेंज हो जाए, दैट इज पेप्टाइजेशन। और एक ब्रेडिक आर्क मेथड कि गोल्ड या प्लेटिनम ऐसे मेटल्स के लिए था, दैट इज ब्रेडिक आर्क। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी आई थी, दैट इज कोलॉइड को प्यूरिफाई कैसे करेंगे, तो डायलिसिस। अच्छा, कंडेंसेशन में ठीक कह रहे हैं, दैट इज केमिकल मेथड। तो इसमें हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक और था ना, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन, इन चार केमिकल रिएक्शन से कंडेंसेशन हो रहा है। जनरली गैसेस से कोलॉइडल सॉल्यूशन बन रहे हैं। H2S plus SO2 की गैस, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कोलॉइडल सल्फर बनाने में। इसके बाद आया कोलॉइड की प्रॉपर्टी प्यूरिफिकेशन। तो डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन ये तरीके हैं। दैट इज सिंपली इलेक्ट्रोडायलिसिस को ज्यादा फोकस करिएगा तो ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि तीन वर्ड हैं इलेक्ट्रो के, इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो प्यूरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रोडायलिसिस है। फॉलोड बाय प्यूरिफिकेशन के बाद हमारा आया प्रॉपर्टीज। कोलॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज, जिसको हम अभी स्लाइड से देखेंगे। तो चार्ज में क्या था, आई होप सो आपको याद आ गया कि जो एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत सारी थ्योरीज हैं चार्ज के लिए, लेकिन एक कॉमन थ्योरी है एड्सॉर्प्शन थ्योरी, कि कोलॉइड पार्टिकल अपने सरफेस पे कोई एक टाइप का चार्ज एड्सॉर्ब करा लेते हैं और दूसरे टाइप का चार्ज सॉल्यूशन में रहता है। जनरली कॉमन आयन आके एड्सॉर्ब हो जाता है, एंड दिस इज एड्सॉर्प्शन थ्योरी। और इसकी वजह से क्योंकि दो अपोजिट चार्जेस हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन जाती है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोकाइनेटिक या सीटा पोटेंशियल कहते हैं। और मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से जीटा पोटेंशियल में एक लेयर पे एक ही चार्ज है, फिक्स लेयर पे एक ही चार्ज है, जबकि मोबाइल या मोरल लेयर पे दोनों चार्जेस हैं, प्लस माइनस दोनों। ये मॉडर्न थ्योरी है। और इसमें एक वर्ड ज्यूटर आयन अभी आएगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है चार्ज के बेसिस पे, वो हम यहीं पे डिस्कस कर सकते हैं अभी। नेक्स्ट वर्ड या फिर हम कहें ज्यूटर आयन, शायद हमारा डिस्कस नहीं किया, आज डिस्कस करें। एक बार पहले ज्यूटर आयन आपको डिस्कस करें। एक सेकंड, तो ज्यूटर आयन यहाँ करेंगे डिस्कस, ठीक है। नाउ हेलो, देखो बच्चों, यहाँ कोलॉइडल पार्टिकल में हेडिंग है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एंड ज्यूटर, वो चार्ज से रिलेटेड ही है। क्या है ये इसमें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है बच्चों, जैसे ये आर सी एच, यहाँ NH2, ये COH,
आई होप सो ये कंपाउंड आपको शायद समझ में आ गया हो। इट इज टर्म्ड एज अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड। ओके, अब ये जो अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड है जिससे प्रोटीन्स हमारे बने होते हैं, प्रोटीन की सब यूनिट्स हैं ये, अगर हम इसको आयनाइज करा के देखें तो इसमें दोनों चार्ज आ सकते हैं, यानी ये H यहाँ आ सकता है और यहाँ से H निकल चुका है, तो इसमें प्लस और माइनस दोनों चार्ज आते हैं। बेसिकली ये डाईपोलर आयन बनता है, इट इज डाईपोलर आयन। और बेटा एक ही आयन में दोनों चार्जेस आना, ये चीज कहलाती है डाईपोलर आयन, कहलाता है ज्विटर आयन। ठीक है, तो बेसिकली ज्विटर आयन क्या है? एक ऐसा आयन जिसमें दोनों चार्जेस हो, प्लस भी हो और माइनस भी हो, इस आयन को हम कहते हैं ज्विटर आयन। फिर से चेक कर लेते हैं और एग्जांपल क्या है। जैसे ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ NH2 है, एनिलीन है और ये SO3H है। इस कंपाउंड को बेसिकली सल्फानिलिक एसिड कहते हैं। तो बेंजीन या एरोमेटिक जब आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो देखेंगे, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड भी है, एनिलीन भी है, तो सल्फानिलिक एसिड। कॉमन सेंस है, आपको फिर वही चीज दिख गई है कि एक एसिड ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, दोनों काम हो सकते हैं। H यहाँ से लॉस और फिर वही H यहाँ आके गेन भी हो सकता है। तो यहाँ ऊपर प्लस चार्ज, नीचे माइनस चार्ज, ये वाला आयन कहलाता है हमारा ज्विटर आयन। नाउ अब इस ज्विटर आयन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कैथोड की तरफ जाएगा या एनोड की तरफ, क्योंकि यूजुअली कैटायन एनायन अलग होते हैं, कैटायन कैथोड एनायन एनोड चला जाता है, ये कहाँ जाएगा? तो इसके लिए उन्होंने एक वर्ड दे रखा है या ये कहा है मीडियम की पीएच पे डिपेंड करता है। अगर मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक है, अलग अलग लेवल पे है, लेकिन अगर एसिडिक मीडियम है तो कॉमन सेंस है ये वीक एसिड हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम से जो H आयन आएगा तो ये एब्जॉर्ब करेगा। ध्यान देना, फिर से एक बार पॉइंट बता रहा हूं, अगर मीडियम एसिडिक है तो बेटा एसिडिक मीडियम में आई होप सो आपको पता हो ये वीक एसिड आयनाइज नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने वीक एसिड आयनाइज नहीं करता। और बाहर से जो H आयन आएगा वो ये एडजॉर्ब या एब्जॉर्ब करके कंपाउंड बना देगा, और ये आयनाइज ही नहीं हो रहा है। तो अब ये ज्विटर आयन एक तरीके से कैटायन में चेंज हो गया। तो मीडियम की पीएच 7 से कम, अलग अलग एसिड्स के लिए अलग अलग होगी, तो मीडियम की कुछ ऐसी पीएच होगी या एसिडिक मीडियम होगा कि COH आयनाइज नहीं हो रहा, और NH2 ने H एब्जॉर्ब कर लिया, प्लस चार्ज आ गया, कैटायन हो गया, कैथोड पे जाएगा। और ये भी हो सकता है मीडियम बेसिक हो। अगर बेटा मीडियम स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये तो H आयन एब्जॉर्ब करने से रहा, ठीक है, क्योंकि मीडियम स्ट्रॉन्ग बेस है। और अब मीडियम इस क्योंकि बेस है वो इसका H आयन छीन लेगा, और अगर इसका H आयन छीनेगा तो ये इसमें चेंज हो गया, और इसका मतलब यहाँ पे ये एनाइन की तरह बिहेव करेगा। तो मीडियम कैन बिहेव एज कैटाइन एज वेल एज कैन एनाइन। ठीक है, कोई ना कोई मीडियम की ऐसी पीएच जरूर आएगी जो इंटरमीडिएट होगी, जिसमें ना तो ये कैथोड की तरफ जा रहा होगा ना ही ये एनोड की तरफ जा रहा होगा, तो चार्ज ही नहीं होगा। This pH of medium in which Zutter ion behaves neutral is called isoelectric point. What is isoelectric point? Isoelectric point क्या है बच्चों? ये Zutter ion की वो pH है, या ये कहें ये सॉल्यूशन की वो pH है at which Zutter ion, जो भी ये Zutter ion जिसे हम कह रहे हैं, ये बिहेव्स न्यूट्रल, ये न्यूट्रल की तरह काम करेगा, ना कैथोड की तरफ जाएगा ना ही एनोड की तरफ जाएगा, ये कहीं मूव नहीं करेगा, ये बिहेव्स एज न्यूट्रल। दिस pH is termed as isoelectric point। ये बेटा ये वाली जो pH है ये कहलाएगी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। बोलो बच्चों, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ओके, वेरी नाइस। एक बच्चे ने बहुत बढ़िया बात पूछी है इस समय विजय वसीम में, सर आप पढ़ा क्या रहे हो? विजय बेटा मैं ना थोड़ा टाइम फ्लक्चुएट किया, इसलिए आपको एकदम सही बता दूं कि मैं वही सरफेस केमिस्ट्री में कोलॉइड्स ही पढ़ा रहा हूँ,
जस्ट कोलाइड की चार्ज प्रॉपर्टी जो चल रही थी उसी में एक पॉइंट अगला पढ़ाया है मैंने अभी, पहले पूरा रिकैप कराया है शुरू से, और अब जस्ट अभी पहला पॉइंट पढ़ाया है ज्यूटर आयन किसे कहते हैं। ज्यूटर आयन एक डाइपोल आयन है, मतलब कोलाइड का एक पॉइंट है। ये जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, कोलाइड्स ही हैं, और इसमें मैंने अभी आपको ज्यूटर आयन हेडिंग पढ़ाई है। और ज्यूटर आयन में ना दोनों चार्ज होते हैं, प्लस भी और माइनस भी। तो ये पॉइंट आता है ये कैथोड की तरफ जाएगा या एनोड की तरफ जाएगा। तो ज्यूटर आयन ना तो कैथोड की तरफ जाता है ना ही एनोड की तरफ, एक पर्टिकुलर पीएच पे, और वो वाली पीएच कहलाती है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसके लिए कई बच्चों ने अभी लिखा है, हमें समझ में आ गया। तो कोलॉइड पार्टिकल पे चार्ज आ गया था, अब चार्ज की वजह से स्टेबल पे दूर दूर चले जाते हैं। अब अगली हेडिंग का हमारा नाम है, दैट इज, अभी स्लाइड देखते हैं। अगली हेडिंग का बच्चों हमारा नाम है कि हम कोलॉइड को प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं। तो इस हेडिंग को हम कह रहे हैं कोआगुलेशन, कोआगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कोलॉइड को प्रेसिपिटेट कर। और बेटा ये भी एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, दैट इज प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बेसिस पे हम बहुत सारे एप्लीकेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्लड हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, और ब्लड हमारी वेसल्स में फ्लो करता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर हमारी कहीं वेसल में कटिंग हो जाती है तो ब्लड बाहर आता है, और अगर उसको वहीं प्रेसिपिटेट कर दिया जाए तो और ब्लड का फ्लो नहीं होगा। दैट मींस आफ्टर शेव लोशंस जो हम यूज करते हैं, या ऐसे और डेटॉल और समथिंग, ये चीजें जो हैं यूजुअली इन सब में कहीं ना कहीं ऐसे आयंस हैं जो ब्लड को वहीं के वहीं कोगुलेट या प्रेसिपिटेट कर देते हैं। आफ्टर शेव लोशन यूजुअली लोग खाली फ्रेगनेंस की वजह से जो यूज करते हैं, कई तो वो भी यूज कर रहे हैं आजकल, जिनकी शेव नहीं है, फिर भी चलो तो बात नहीं। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन, ये चार्ज पॉइंट समझना। और ये आफ्टर शेव का बेसिक फंडा क्या है, इससे पहले फिटकरी या एलम्स लगाई जाती थी। तो जब कहीं शेविंग के दौरान कटिंग होती है तो लाइट आ गई, एक सेकंड है, गिव मी सेकंड। ओके, तो जब शेव के ड्यूरिंग एनी शेविंग जब कहीं कट लगता था, उसे प्रेसिपिटेट करने के लिए ब्लड को और आगे ना आए तो ये शेव लोशंस या फिटकरी लगा। बट अब कट ना भी लगे तो भी लोग लगा लेते हैं। व्हाट्स द प्रॉब्लम, उससे प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये जो आफ्टर शेव लोशंस है ये कोलॉइड्स, और ये चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है, कोलॉइड नहीं सॉरी, ये चार्ज पार्टिकल है, और ये प्रेसिपिटेट करते हैं। अब ब्लड तो मिल नहीं रहा है प्रेसिपिटेट करने की, बाहर की एयर, डस्ट और ये जितनी भी चीजें हैं वो भी कोलॉइड में एग्जिस्ट करती हैं, ये उनको अट्रैक्ट करके उन्हें प्रेसिपिटेट करेंगे तुम्हारे चेहरे। और इसीलिए ज्यादा यूजुअली मेकओवर करते हैं ना, मेकअप करते हैं यूजुअली जो भी प्राणी हैं, क्रीम और ये सारी चीजें लगाते हैं, ऑल आर कोलॉइडल्स। तो ये कहीं ना कहीं से डस्ट और बाहर के कोलॉइड्स को आपके चेहरे पे रेगुलरली, परमानेंटली, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज इज इंपॉर्टेंट, और चार्ज की वजह से प्रेसिपिटेशन भी हो जाता है। ठीक है, नाउ कोलॉइड्स को हम प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं, बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं हम, आप समझ रहे हो ना, कि एक सॉल्यूशन है वो कोलॉइडल है, और हमारी इच्छा है कि वो प्रेसिपिटेट में, हमारी इच्छा है वो प्रेसिपिटेट करें। ठीक है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को हमें प्रेसिपिटेट करना, रीजन आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे गवर्नमेंट हमारी बहुत कोऑपरेटिव होती है, हर देश की होती है, हमारे देश की ज्यादा कोऑपरेटिव। तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, वाटर सप्लाई करती है हर घर में, और जो नगर निगम जब वाटर सप्लाई करते हैं वो कोशिश ये करते हैं कोलॉइडल वाटर, मतलब हर तरीके का एक ऐसा मिक्सचर आए जो देखने में साफ लगता हो बट कोलॉइडल, बैक्टीरिया, वायरस, जाने तमाम चीजें, सैंड, मड सब भेजते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन भेजते हैं। ठीक है, तो वो पानी जो आ रहा है, इससे फायदा क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है। गवर्नमेंट की एक अच्छी बात है कि वो हम पानी पिएंगे बैक्टीरिया वायरस वाला, तो ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा हमारा, और अगर अच्छा इम्यून सिस्टम होगा तो बढ़िया रहेगा। हर गवर्नमेंट ये चाहती है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ ज्यादा अच्छा चाहती है हमारा, तो वो बहुत बढ़िया लेवल का पानी भेजते हैं। बैक्टीरिया वायरस सब होता है, किसी छन्नी से छनेगा नहीं, कोलॉइड छन्नी से नहीं छनते, याद है ना। दूध में ऑयल घुला है, लेकिन फ्रेश दूध में कभी भी छन्नी लगा के मलाई अलग नहीं होगी। ठीक है, तो वही है, गवर्नमेंट ने भेजा आपको पास,
और कुछ ना समझ लोग हैं जो गवर्नमेंट की भावनाओं की कदर ही नहीं करते। वो क्या करते हैं, आगे कोई ना कोई प्यूरिफायर लगा लेते हैं, आरओ सिस्टम लगा लेते हैं, व्हाटएवर, एक्वागार्ड और व्हाटएवर द डिफरेंट कंपनीज। तो उससे क्या होता है आपको अगर मालूम हो, वो बेसिकली खाली फिल्टर्स नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। अगर खाली फिल्टर होते तो इलेक्ट्रिसिटी क्या चल रही है, तो वो जो चल रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोड्स लगे, इलेक्ट्रोड्स वो ईयरली टाइम टू टाइम चेंज करने, क्यों? क्योंकि वो एक चार्ज देते हैं या अपोजिट चार्ज या चार्जेस देते हैं, जिससे एक वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटी है, जो कोलॉइड फॉर्म में जो छट भी नहीं सकती थी, वो प्रेसिपिटेट होता है। और एक बार प्रेसिपिटेट होंगे तो इजीली वो सीवप मतलब किसी भी छन्नी से छन जाएंगे आराम से। तो प्रेसिपिटेट करने का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो कोलॉइड का प्रेसिपिटेशन जरूरी है। एयर है, एयर में बहुत सारी डस्ट है। चलिए एयर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, बट जितने भी फैक्ट्रीज हैं उसमें चिमनीज लगाती है। बेसिकली फैक्ट्रीज से जो डस्ट आ रही है या जो भी उसका गैसेस आ रही हैं, इट इज आल्सो अ चार्ज। और अगर इसकी चिमनी में अपोजिट चार्ज लगा देंगे या चार्ज दे देंगे, तो ये डस्ट के पार्टिकल, ये एयर जो उसके अंदर से निकल रही है गैसेस, वो एकदम प्योर गैसेस निकलेंगी, उसमें अनबर्न या लेस बर्न कार्बन या और हार्मफुल चीजें नहीं होगी, वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो कोलॉइड को प्रेसिपिटेट करना जरूरी है। तो ये चार्ज के एग्जांपल बता रहा हूँ, हम कोलॉइड को क्यों प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं ये बता रहे हैं। या रिवर वाटर और सी वाटर जहां मिलते हैं, तो रिवर वाटर में सैंड मड आ रही है कोलाइडल फॉर्म में, सी वाटर में आयंस हैं, मड प्रेसिपिटेट होगी एंड इट विल फॉर्म टेरेटा, और यही कहीं जाके सेटल होकर आइलैंड बना देते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा ना, आइलैंड्स आर वेरी फर्टाइल लैंड्स। आइलैंड में जनरली पेड़ वेड़ ये सब होते हैं, वेजिटेशन होता है, एनिमल्स भी होते हैं। वहाँ क्यों हो जाते हैं भैया? क्योंकि आइलैंड जो बने हैं वो बेसिकली बने कैसे हैं, सैंड मड विच इज हाईली फर्टाइल, और वो कोलाइड फॉर्म में, और यहाँ से चार्जेस ये प्रेसिपिटेट हुआ कहीं जाके सेटल हो। तो कोलॉइड का प्रेसिपिटेशन का भी इंपॉर्टेंस है। अब हमारी हेडिंग आई कि कोलॉइड को कैसे प्रेसिपिटेट करेंगे। एक सेकेंड, ठीक है, ओके। एक बच्चे ने अभी लिखा है लिम्फ फॉर्मेशन, कोagulation, प्रेसिपिटेशन इज सेम, प्यूरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोलॉइड। नहीं बेटा, प्यूरिफिकेशन इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम कोagulation। बेटा प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या था कि कोलॉइड आपने बनाया है, जैसे खून ही आपका ब्लड है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसके अंदर यूरिया आ गया, किडनी से प्यूरिफाई कर दिया, ये प्यूरिफिकेशन। अब तुम अगर कह रहे हो सेम है, तो क्या ब्लड को प्रेसिपिटेट कर दें यार, मतलब किडनी में ब्लड प्रेसिपिटेट कर दिया जाए, भाई गड़बड़ हो जाएगी, प्रेसिपिटेट कर दिया। तो मतलब प्यूरिफिकेशन का मतलब क्लोराइड को जिंदा रखना है, खाली इम्प्योरिटी हटाना। कोagulation या प्रेसिपिटेशन का मतलब क्लोराइड को मत डालना है, क्लोराइड को प्रेसिपिटेट में चेंज करना कोagulation कहता है। तो इट इज द डिफरेंस। एक बच्चे ने और कुछ पूछा है, लायोफिलिक लायोफोबिक डिफरेंट वेज से हो गए। ओके, बेसिकली ये डिफरेंट वेज से होंगे, शायद ये पूछना चाह रहा है। ठीक है बेटा, बेटा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लायोफिलिक जो होते हैं ना, उन्हें प्रेसिपिटेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी वाटर से दोस्ती बहुत ज्यादा है, दे आर वेरी हेवी हाइड्रेटेड। लेकिन प्रेसिपिटेट वो भी है, मतलब मैं कहना तो ये चाह रहा था, अगर हम अपने पे आ जाए तो उनको वो भी प्रेसिपिटेट होंगे, लेकिन वो होंगे, ठीक है। तो लायोफिलिक भी प्रेसिपिटेट होते हैं, लायोफोबिक भी होते हैं। फोबिक आसानी से हो जाते हैं, फिलिक थोड़े नाटकी हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन प्रेसिपिटेट दोनों हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली डिफरेंट वेज कह रहे हैं आप, ठीक है। फिलिक के लिए थोड़े से स्ट्रॉन्ग वेज लगाने होंगे, जैसे मिल्क बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको इमल्शन कहते हैं। अब कॉमन सेंस है, जितने अगर आप देखें ना, कुछ अच्छे डॉक्टर्स जैसे आईआईआई के साइंटिस्ट हैं, हो सकता है आप लोगों में से कोई हो जिनके फादर, तो यूजुअली मैंने देखा है एक दो को स्पेशली, वो मिल्क को बॉयल करके उसका फैट निकल के अपने नौकरों को, एंड वो जो स्किम्ड मिल्क है जो बचा हुआ है, वो अपने परिवार को कहते हैं। ये जो फैट था ना, ये हार्मफुल है और व्हाटएवर, वो कहते हैं ये फैट बढ़ाता है सो एंड सो। तो बेसिकली उन्हें फैट निकालना है, मतलब मिल्क से फैट अलग करना है। तो कैसे किया भैया? ऐसे रखे रखे नहीं हुआ, उसको उबाला, फिर ठंडा किया, दैट इज डीमल्सिफिकेशन। इमल्शन को ब्रेक करना, डीमल्सिफिकेशन, तब ऑयल अलग आया। तो कोलॉइड्स को ब्रेक करना जरूरी होता है, और दैट इज लायोफिलिक लायोफोबिक के लिए अलग तरीके कैसे। नाउ कोagulation के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं? एक तरीका आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस। भले ही इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने ये पढ़ा है
इससे पता चलता है कोलाइडल पार्टिकल में प्लस चार्ज है या माइनस कोलाइडल। बट वो कोलाइडल पार्टिकल जब जाएगा चार्ज लूज कर देगा तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो कोagulation का एक तरीका है electrophoresis, but the main method of coagulation is by adding electrolyte। आप ये कह सकते हैं हीट करते हैं तो भी कोagulation होता है, बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि हीट करने से मोशन बढ़ता है, एजिटेशन बढ़ते हैं और कई बार सॉल्वेंट उड़ भी जाता है तो पार्टिकल जुड़ जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो हीटिंग इज आल्सो अ मेथड, मिल्क में भी हीटिंग, बट द मेन मेथड इज बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। कोलाइड को प्रेसिपिटेट करने का तरीका इलेक्ट्रोलाइट ऐड। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस समय कि शायद दूध में नींबू डालने से पनीर जो बनता है वो कोलाइड प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल है। आई डोंट हैव एनी आईडिया रिगार्डिंग दिस, बट हो सकता है ऐसा भी कुछ हो उसमें रिएक्शंस में। बट नाउ कमिंग टू दिस, कोagulation का जो बेस्ट तरीका है दैट इज बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो ये प्रेसिपिटेट कर देगा। इलेक्ट्रोलाइट में दोनों आयन होंगे, कैटाइन एनाइन होंगे। अगर कोलाइडल पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैक करके ये चार्ज न्यूट्रलाइज करके इसे प्रेसिपिटेट करेगा एंड वाइस वर्सा। अगर कोलाइडल पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव ऐड करके इसे प्रेसिपिटेट करेगा अपोजिट चार्ज। और एक रूल बनाया है जिसका नाम रखा है हार्डी-शुल्ट्ज रूल। ठीक है, एक रूल बना है बच्चों जिसे कहा गया है या बहुत पूछा जाता है हार्डी-शुल्ट्ज रूल। व्हाट इज हार्डी-शुल्ट्ज? ये इन्होंने रूल दिया है कि अगर नेगेटिवली चार्ज सॉल्व है, मतलब कोलाइडल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव चार्ज प्रेसिपिटेट करेगा। रूल में ये कहा गया है मोर द वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज मोर द कोagulating पावर। तो किस कोलॉइड की कोagulating पावर ज्यादा है? मतलब हार्डी-शुल्ट्ज रूल डील्स विद comparison of coagulating power to compare coagulating power of electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट्स की कोagulating पावर को कंपेयर करने के लिए एक रूल दिया गया है which is called as हार्डी-शुल्ट्ज रूल। और उन्होंने ये कहा है more the valency of opposite charge more the coagulating power। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज सॉल्व है, इसे प्रेसिपिटेट करने के लिए आपने NaCl ऐड किया, MgCl2 ऐड किया, Cl हटाते जा रहा हूं मैं, और AlCl3 ऐड किया, तो यहाँ ये जो चार्जेस है ना +1 +2 +3, तो जिसमें चार्ज ज्यादा है उसकी कोagulating पावर ज्यादा है। तो मोर द वैलेंसी ऑफ अपोजिट चार्ज मोर विल बी द कोagulating पावर। कोलाइडल पार्टिकल पे एक चार्ज होगा, उसका अपोजिट चार्ज जो आ रहा होगा इलेक्ट्रोलाइट में उसकी वैलेंसी देखेंगे, और जिसकी वैलेंसी ज्यादा है उसकी कोagulating पावर ज्यादा है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है तो आपने क्लोराइड अगर लिया है, सल्फेट लिया है, फॉस्फेट लिया है, या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है दैट इज FeCN6-4, तो अगर आपने ये ले रखा है तो बेसिकली यहाँ पे वैलेंसी पहली वाले में -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है और यहाँ -4 है। तो जिसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा उतनी कोagulation पावर ज्यादा। जरा ध्यान रखना, कोagulation पावर वर्ड यूज हो रहा है, तो मोर द वैलेंसी मोर द कोagulation पावर। आई होप तो हार्डी-शुल्ट्ज रूल समझ में आया हो। हार्डी-शुल्ट्ज रूल अगर एग्जाम में लिखने को आया था तो आप स्टार्टिंग कहां से करेंगे? जनरली ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, तो आप एक थोड़ा तरीका सीखिए लिखने का कि 1 नंबर में एग्जामिनर आपसे चाहता है, आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन चाहता है 1 नंबर में विद एग्जांपल दे। तो आपको पहली लाइन क्या लिखनी चाहिए? इट इज गिवन, काहे के लिए दिया गया है? टू कंपेयर कोagulation पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोagulation पावर को कंपेयर करने के लिए दिया गया है अमंग कोलाइडल सॉल्यूशन या इन कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब हार्डी-शुल्ट्ज रूल जब आ रहा है तो पहले से पहली लाइन ये कम से कम बता दे कि कोलाइडल सॉल्यूशन की बात। सेकंड लाइन में आप डेफिनेशन लिख देंगे दैट इज मोर द वैलेंसी ऑफ अपोजिट चार्ज मोर इट्स कोagulation पावर एंड लेस कोagulation वैल्यू। अभी कोagulation वैल्यू बताता हूं, मोर कोagulation पावर पर क्लियर।
और साथ में ये दो एग्जांपल दे दीजिए या कोई एक दे दीजिए। अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल है यानी कोलाइडल पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वैलेंसी कंपेयर कर दीजिएगा, और नेगेटिव चार्ज सॉल है पॉजिटिव वैलेंसी कंपेयर करेंगे। तो इट इज हार्डी-शुल्ट्ज रूल। एक क्वेश्चन ये भी है, हार्डी-शुल्ट्ज रूल में क्या कमी है या हाउ कैन इट बी इम्प्रोवाइज। तो उसमें आप एक सिंपल पॉइंट ये कह सकते हैं, हार्डी-शुल्ट्ज रूल सिर्फ वैलेंसी देख रहा है, जबकि वैलेंसी नहीं चार्ज डेंसिटी शुड बी इंपॉर्टेंट। समझना मैं क्या कह रहा हूं बेटा। हाइड्रोजन पे +1 चार्ज और सीजियम पे भी +1 चार्ज। अब सीजियम इतना बड़ा साइज को, वो हाइड्रोजन इतने से साइज को, दोनों पे +1 चार्ज, तो ऑब्वियसली चार्ज डेंसिटी तो हाइड्रोजन की ज्यादा हुई ना, मतलब कम सरफेस एरिया में ज्यादा चार्ज है। I mean to say कि हार्डी-शुल्ट्ज रूल do not compare the atomic sizes, atomic masses, इसका कोई लेना देना, ये कहता है चार्ज ज्यादा प्रेसिपिटेट करे, अरे सरफेस एरिया भी तो मैटर करना चाहिए। फॉलोड बाय ये हार्डी-शुल्ट्ज रूल, जैसे NaCl आपने कहा, MgCl2 का, या दोनों Na, अगर मैं Na3PO4 कह देता हूं तो Na3PO4 में Na तो एक ही, मतलब सब सारे Na पे +1 ही चार्ज है, बट ओवरऑल तो Na 3 है ना एक मोल। तो जब एक मोल में 3 Na है तो उस एक मोल की प्रॉपर्टी 3 गुना ज्यादा होगी ना एक Na से। तो व्हाट आई मीन टू से, ये इलेक्ट्रोलाइट के सिर्फ चार्ज या वैलेंसी पे डिपेंडेंट था, ना तो नंबर पे डिपेंडेंट था, ना मास पे डिपेंडेंट था, ना साइज पे डिपेंडेंट था। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, इम्प्रोवाइज हो सकते हैं। आई होप सो हार्डी-शुल्ट्ज रूल पूरा क्लियर है। हार्डी-शुल्ट्ज रूल किसके लिए दिया गया है, हार्डी-शुल्ट्ज रूल की डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल क्या है, इम्प्रोवाइजेशन क्या है, चारों क्लियर है। वन टाइप कर दो जल्दी से। वेरी गुड, ना वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट अगला, अब कोगुलेशन वैल्यू क्या है, कोगुलेशन वैल्यू। तो भैया कॉमन सेंस से लगाओ, पावर और वैल्यू इनवर्स, जिसकी पावर ज्यादा उसकी वैल्यू कम, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसकी पावर कम। समझना, मतलब अगर मैंने यहाँ 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन रखा है और 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने के लिए आपको यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के मिली मोल्स ऐड करने पड़ रहे हैं, मिली मोल्स, ठीक है, ये मिली मोल्स में है डेफिनेशन। तो इट इज द इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड इन मिली मोल्स टू प्रेसिपिटेट 1 लीटर ऑफ सॉल्ट। 1 लीटर सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करने के लिए जितने इलेक्ट्रोलाइट के मिली मोल्स चाहिए होंगे वो उसकी कहलाती है कोगुलेशन वैल्यू या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। तो एक कॉमन सेंस है जिसके आपको ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पड़ते, ज्यादा क्यों ऐड, भैया उसकी पावर कम है, और जिसके कम ऐड करके काम चल जा रहा है उसकी पावर ज्यादा। इट इज ए सिंपल थ्योरी, आप कॉमन सेंस लगा के देखें समझ में आ ही गया होगा। सपोज आप चाय बना रहे हैं और आप एक पत्ती खरीद के लाए हैं विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और एक खरीद के लाए हैं विच इज वेरी लाइट। तो भैया अगर चाय सेम कलर की बनानी है तो कौन सी पत्ती कम, कौन सी टी लीव्स कम लगेगी, कौन सी ज्यादा लगेगी। जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल जिसे हम कह रहे हैं, जो कलर ज्यादा छोड़ रही है तो थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, और जो बहुत कम कलर छोड़ रही है वो ज्यादा ऐड करना। तो लेसर द पावर मोर द वैल्यू, लेसर द वैल्यू मोर द पावर, दैट्स इट, ठीक है। और कोई एग्जांपल भी ऐसा लगा सकते हैं। तो दैट इज कोगुलेशन वैल्यू और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू, ठीक है। तो व्हाट इज कोगुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन वैल्यू की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, क्या होगी बेटा डेफिनेशन, इट इज द millimoles of electrolyte required just to precipitate 1 liter of colloidal salt. Next, अब हम चाह रहे हैं ये लायोफिलिक वाले, बल्कि सॉरी लायोफोबिक वाले प्रेसिपिटेट हो रहे, ठीक है। सपोज आपने आइसक्रीम बनाई और आइसक्रीम में आपने, क्योंकि आपको मालूम है ना मिल्क का नेचर, मिल्क का नेचर क्या है, इसके अंदर क्रीम डिसॉल्व है, लेकिन नींबू आ गया तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मिल्क तो कोगुलेट हो जाएगा। वो तुम आइसक्रीम बनाना चाह रहे थे, वो पनीर क्रीम बन गई प्रोडक्ट। तो बच्चों पॉइंट क्या है समझो ध्यान से, तुम चाहते हो लेमन फ्लेवर या मैंगो फ्लेवर या कोई और ग्रेप फ्लेवर की आइसक्रीम खाओ,
और उस फ्लेवर में नाटक ये है वो मिल्क क्रीम को प्रेसिपिटेट कर देगा। तो यार वो तो फिर खाली कैंडी मिलेगी, मतलब मिल्क वाली नहीं मिलेगी, बर्फ वाली मिल जाएगी, क्योंकि वो मिल्क में जैसे ही डालेंगे वो तो मिल्क प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मिल्क यूजुअली सिट्रिक एसिड चीजों से प्रेसिपिटेट या सेग्रीगेट हो जाता है। तो अब साइंटिस्ट के सामने प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या? अब साइंटिस्ट या आइसक्रीम वाला क्या चाहता है कि वो क्रीम भी बनी रहे और ये किशमिश का भी टेस्ट आ जाए, ये काजू भी आ जाए, ये पंचरत्न भी आ जाए, ये सब। तो हाउ कैन इट पॉसिबल, ये मिल्क क्रीम बनी कैसे? इसके लिए अगली टेक्निक बनाई गई है जिसे कहा गया है गोल्ड नंबर। ठीक है, ये गोल्ड नंबर है, ये दिया है साइंटिस्ट जिस्मोंडी ने। तो रानी आसपास कहीं सब्जी मंडी के आसपास कहीं रहते थे, जिस्मोंडी कहा गया। तो जिस्मोंडी ने ये एक प्रोटेक्टिव पावर को कंपेयर करने के लिए बनाया है। इसे कंपेयर करने के लिए प्रोटेक्टिव पावर क्या मतलब है बच्चों? ये लायोफोबिक वाला पार्टिकल है और इसके ऊपर सॉल्वेंट है ही, और इसके ऊपर कोई एक चार्ज है, मान लो नेगेटिव ही है। तो जैसे ही बाहर से चार्ज आएगा तो चार्ज इसे लपेट लेगा, तुरंत प्रेसिपिटेट कर डालेगा, इसका काम तमाम कर देता है। तो अपोजिट चार्ज आते ही इसका काम तमाम। अब कुछ लायोफोबिक यानी कहने का मतलब सबकी अलग अलग पावर है। तो कुछ लायोफिलिक की एक प्रॉपर्टी है कि वो इसके चारों ओर अपनी एक लेयर बना ले, और इनके चारों ओर तो मेहरबान है ही वाटर, मतलब इनके चारों ओर सॉल्वेंट है ही। और अब जब चार्ज बाहर से आता है तो यहां तक नहीं पहुंच पाता और जे लला बचे रह जाते हैं। मतलब कुछ लायोफिलिक प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स कहलाते हैं, और ये कितने अच्छे प्रोटेक्टिव कोलॉइड है ये गोल्ड नंबर बताएगा। फिलहाल व्हाट इज protective colloid या what are protective colloid? Certain lyophilic colloids which forms an envelope over lyophobic and protects lyophobic colloid from electrolytes. Electrolytes से lyophobic को बचाते हैं from precipitation. Such lyophilic colloids are known as protective colloid. ऐसे lyophilic colloid कहलाएंगे protective colloid. अब ये अच्छे protective हैं या कम अच्छे हैं, इसको कंपेयर करने के लिए एक डेफिनेशन बनाई है गोल्ड नंबर। बच्चों गोल्ड नंबर क्या बनाया है डेफिनेशन कि ये लिया 10 ml का गोल्ड सॉल्यूशन, 10 नंबर ये है 10 ml का गोल्ड सॉल्यूशन, ठीक है, गोल्ड का सॉल्ट। अब एक कॉमन सेंस है भाई, ज्यादा सॉल्यूशन भी गोल्ड का बनाना अच्छा नहीं ना, बड़ा महंगा गोल्ड, थोड़ा सा ही है। तो 10 ml का गोल्ड सॉल्ट बना और इसे प्रेसिपिटेट करना जा रहे हैं हम, इसे हम प्रेसिपिटेट कर रहे हैं बेटा 1 ml, बाहर से सिर्फ 1 ml ऐड करेंगे, वो भी 10% NaCl का। समझ में आया? तो 10 ml का सॉल्ट लिया, प्रेसिपिटेट करने की तैयारी कर ली, 1 ml 10% NaCl, ठीक है। तो यहाँ NaCl इस गोल्ड को प्रेसिपिटेट कर सकता है। अब हमने ऐड किया यहां दैट इज सो कॉल्ड एज, क्या ऐड किया? लायोफिलिक कोलॉइड। हमने ऐड किया लायोफिलिक कोलॉइड और उसके हमने नापे मिलीग्राम। याद रखना इस डेफिनेशन में मिलीग्राम है, गोल्ड नंबर में मिलीग्राम है। याद रखना आसान है भैया, गोल्ड बड़ा महंगा है, ग्राम में भी काम ना करें हम तो मिलीग्राम में करें, ठीक है। तो गोल्ड नंबर में मिलीग्राम, और जो दूसरा वो है वो सब मोल वो मिली मोल में करते रहे। तो ऐसे याद रखेंगे तो इजीली याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो व्हाट इज गोल्ड नंबर? इट इज द मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कोagulation of 10 ml gold salt by 1 ml 10% NaCl। बड़ी डेफिनेशन में लोचा है। फिर से कितने मिलीग्राम लायोफिलिक कोलॉइड के लगेंगे, जरूरत है जो कि प्रेसिपिटेट होने से बचा ले जाएं, किसे? 10 ml के गोल्ड सॉल्ट को, किससे? 1 ml 10% NaCl से।
1 ml 10% NaCl प्रेसिपिटेट करने आ रहा है, इसे प्रेसिपिटेट होने से बचाना है। और ये जितने भी आएंगे मिलीग्राम, ये उसका गोल्ड नंबर। अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, मोर द गोल्ड नंबर, जितना गोल्ड नंबर ज्यादा होगा लेस द प्रोटेक्टिव पावर। अरे भैया एक ने 2 मिलीग्राम से प्रोटेक्ट कर लिया, एक ने 200 मिलीग्राम से प्रोटेक्ट किया, तो भैया जिसका गोल्ड नंबर जितना कम पावर उतनी ज्यादा, जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा उतनी प्रोटेक्टिव पावर कम। मोर द गोल्ड नंबर लेस द प्रोटेक्टिव पावर, लेस द गोल्ड नंबर मोर द प्रोटेक्टिव पावर। जो गोल्ड नंबर है ना वो मिनिमम है जिलेटिन, इसीलिए प्रोटेक्टिव पावर मैक्सिमम है जिलेटिन। तो लायोफिलिक में जो जिलेटिन, जो कई बार बोल चुके भी हैं पहले, तो जिलेटिन हैज मिनिमम गोल्ड नंबर, देयरफॉर मैक्सिमम प्रोटेक्टिव पावर, व्हाइल स्टार्च हैज वेरी हाई गोल्ड नंबर। और स्टार्च का गोल्ड नंबर लगभग 2550 के बीच में है, और जिलेटिन का गोल्ड नंबर 0.5 और 1 के बीच में है। तो दैट मींस ऑलमोस्ट 50 to 100 टाइम्स का अंतर है। तो स्टार्च इज पुअर इन प्रोटेक्टिव एज ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड, but gelatin is very good as a protective colloid. तो अगली हेडिंग हमारी थी what are protective colloids, how their protective powers are compared। क्या ये दोनों चीजें क्लियर है? आपकी नंबर चेंज करके 9 टाइप कर दो। क्योंकि एक बच्चे ने कुछ पूछा है चार्ज के बारे में। बेटा चार्ज तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ना। एक्चुअली ना गोल्ड पे नेगेटिव चार्ज फॉल होता है, मेटल्स नेगेटिव होते हैं, तो पॉजिटिव ही प्रेसिपिटेट कर रहा होगा इलेक्ट्रोलाइट का, और उसे बचाने के लिए जो हमारा जो भी लायोफिलिक उसके ऊपर लेयर बनाएगा, और लायोफिलिक के ऊपर वाटर होता ही होता है। तो बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई गई है, ठीक है। तो इट इज दिस वन। अब बच्चों थोड़ा सा शीट देख लेते हैं, स्लाइड्स देख लेते हैं थोड़ी। तो ये आपने देखा था कि ये चार्ज आए कैसे, ठीक है। व्हाई डू कोलाइडल पार्टिकल कैरी चार्ज, ठीक है। तो अब आपका दिमाग खराब था, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो ये मैंने आपको बताया था कि हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन डिस्पर्शन, यानी आपको मालूम है ना कि कभी कभार जो रिएक्शंस होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन का कैप्चर हो जाए तो चार्ज आ सकता है। एक मैंने आपको बताया था कि एड्सॉर्प्शन हो जाए किसी एकाध आयन का, और जनरली हम कह देते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, या फिर इसकी वजह से डबल लेयर बन जाएगी, एक फिक्स और एक मोबाइल लेयर, ठीक है। तो ये आपका जो चार्ज का एड्सॉर्प्शन है उसको आप सिंपली समझते हो कैटाइन बनना, एनाइन बनना, या आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कैटाइन एनाइन। आज की तारीख का मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन जो है हमारा वो ये है, ठीक है। और पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कोई ना कोई कॉमन आयन अगर है तो वो एड्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपको याद आ जाए कि AgNO3 और Ki का हमने एग्जांपल पढ़ाया था, अगर I आयन एड्सॉर्ब होता है या एक्सेस होता है तो नेगेटिव हो जाता है, और अगर इसी में सिल्वर आयन एड्सॉर्ब होता है तो पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही Fe2O3 और वाटर मिला के FeOH थ्राइस होता है, उसमें आयरन कॉमन आयन है, ये एड्सॉर्ब होता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और ऐसे ही नेगेटिव चार्ज हो सकता है अगर OH आयन एड्सॉर्ब हो रहा है तो जो कॉमन आयन है वो एड्सॉर्प्शन होता है। और आपको याद होगा एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन सकती है इसमें, जिसमें पहली लेयर फिक्स होगी और सेकंड लेयर मोबाइल होगी, ठीक है। और क्योंकि दोनों लेयर वोल्टेज चार्जेस की है तो एक पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसे हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर और हेल्महोल्ट्ज जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो ये आप देखें पहली लेयर में सिल्वर या ये क्या है अंदर सिल्वर आयोडाइड है और इसके ऊपर सिल्वर एड्सॉर्ब है, तो वो एक फिक्स लेयर है। तो सिल्वर वाली फिक्स लेयर है, आयोडीन वाली जो ऊपर तैर रही है लेयर वो डिफ्यूज लेयर है। तो एक फिक्स लेयर हो गई, एक डिफ्यूज लेयर हो गई। और आई होप सो आपको क्लियर हो रहा हो कि अगर Ki एक्सेस में है तो पहले जो प्रेसिपिटेट बना है तो Ki से I एब्जॉर्ब हो जाएगा, एड्सॉर्ब होगा, और ये चार्जेस आएंगे, ठीक है। देखो बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू फर्स्ट लेयर इज फर्मली हेल्ड एंड टर्म्ड एज फिक्स्ड व्हाइल सेकंड लेयर इज मोबाइल और डिफ्यूज। और एक पॉइंट रह गया लिखने से इसमें कि फर्स्ट लेयर में एक ही चार्ज है और सेकंड लेयर में दोनों चार्जेस होते हैं, और अपोजिट चार्जेस में से पोटेंशियल डेवलप हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जीटा पोटेंशियल भी कहते हैं। और ये इसकी मैथमेटिक्स है, और चाहो तो आप इसको याद रखो, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट दिस लेवल कि जीटा पोटेंशियल की वैल्यू अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे,
4 पाई eta mu, mu is electrophoretic viscosity अपॉन d कह लो, या आप इसे k से डिनोट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आपके लेवल में नहीं। ओके, नाउ इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, चार्ज कौन सा आएगा, ये एक्सपेरिमेंटल यू शेप ट्यूब में हमने निकाला था, अगर आपको याद हो। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी मूव करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कोई एक आयन आके डिपॉजिट होता है एंड द पोटेंशियल डेवलप इज नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक, और सॉरी इससे हमें चार्ज पता लगेगा और ये वहां जाके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये रहा एपरेटस इसका, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड ऐड की और इलेक्ट्रोड ऐड करने के बाद हमें चार्जेस और एक तरफ जाके ये कोलॉइडल पार्टिकल रुक गए और यहाँ जो पोटेंशियल डिपॉजिट होगा दैट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। का मतलब आपको याद होना चाहिए, ऑस्मोसिस में डिस्पर्शन मीडियम जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगर आपको समझ में आया या नहीं आया। व्हाई डू कोलॉइडल पार्टिकल है वो वर्ड कैरी चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर, एडसॉर्प्शन, फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर, ऑल ऑफ दीज। आंसर बोलिए, लिखिए। वेरी गुड, डेफिनेटली, ठीक है, वेरी गुड अभिषेक, संजना और दो बच्चों ने और दिया इससे पहले। डी आंसर है ऑल ऑफ दीज, वेरी नाइस, ठीक है। कोलॉइड की प्रॉपर्टी क्या है, यही आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो चार्ज से रिलेटेड है, दैट इज कोआगुलेशन, इसे प्रेसिपिटेशन या फ्लोक्युलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो लायोफोबिक जो है वो चार्ज की वजह से स्टेबल थे और अगर चार्ज निपटा दो इनका तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कोआगुलेशन, प्रेसिपिटेशन और फ्लोक्युलेशन। और एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, ये मिली मोल्स लिखना रहेगा, और वो जो मिनिमम अमाउंट होगा वो कहलाएगी फ्लोक्युलेशन या कोआगुलेशन वैल्यू। स्मॉलर द फ्लोक्युलेशन वैल्यू, जितनी ये फ्लोक्युलेशन वैल्यू कम होगी उतनी कोआगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। आई होप सो आपको याद आ गया हो, ठीक है। और कोआगुलेशन करने के बहुत तरीके हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी कोआगुलेशन होती है, दो अपोजिट कोलॉइडल सॉल्यूशन मिला दो तो भी कोआगुलेशन हो जाती है, ठीक है। दो अलग अलग टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन मिक्स हो जाए तो भी कोआगुलेशन, मैंने आपको बताया था अभी। बॉइलिंग करते हैं तो भी कोआगुलेशन हो जाती है क्योंकि एक लेयर उड़ जाती है या कई बार डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है या दैट इज वीआरएमएस बढ़ने की वजह से टक्कर होती है और ये कोआगुलेशन। बट हाँ, एक और था प्रोलॉन्ग डायलिसिस करें तब भी, लेकिन ये जो अब आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज हार्डी-शुल्ज़े रूल। कोआगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस रैपिडली विद इंक्रीज इन वैलेंसी। तो बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर नेगेटिव चार्ज सॉल्व है तो हमें वैलेंसी देखनी है और अगर पॉजिटिव चार्ज सॉल्व है तो नेगेटिव वैलेंसी देखनी है। और कोआगुलेशन फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक। भैया लायोफिलिक क्यों स्टेबल है, चार्ज है तो अच्छी बात है लेकिन मेनली सॉल्वेशन की वजह से स्टेबल है। अगर लायोफिलिक को प्रेसिपिटेट करना है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करिए या कोई एक सुटेबल दूसरा सॉल्वेंट ऐड कर दीजिए, जैसे वो वाटर में है अल्कोहल ऐड कर दीजिए, एसीटोन ऐड कर दीजिए, तो इसमें भी वो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। अब आ गया प्रोटेक्शन, जो आज मैंने आपको हेडिंग अभी पढ़ाई है कि लायोफिलिक सॉल्ट मोर स्टेबल होते हैं लायोफोबिक से और वो एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड है। तो लायोफिलिक क्या करते हैं, लायोफोबिक के ऊपर एक अपनी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिसको हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स भी कहते हैं और इसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका जिसे हम गोल्डन नंबर कहते हैं। आई होप सो आपको याद आ गया हो कि लायोफोबिक पार्टिकल के ऊपर फिलिक आएगा और फिलिक के ऊपर वाटर आएगा, और शायद आपको डेफिनेशन भी याद आ गई हो कि इट इज अ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक colloid just required to prevent the coagulation of 10 ml of gold salt by 1 ml 10% NaCl। मिलीग्राम वर्ड यहाँ रह गया है, स्मॉलर द गोल्ड नंबर हायर द प्रोटेक्टिव पावर। और मैंने अभी आपको बताया था जिलेटिन का गोल्ड नंबर बहुत कम होता है, मैं शायद 0.5 बोल रहा था, सॉरी 0.005 से 0.01 है। हीमोग्लोबिन का भी गोल्ड नंबर 0.03 है और बाकी चीजों में आप देखें ध्यान से स्टार्च का सबसे ज्यादा गोल्ड नंबर है, इसलिए स्टार्च की प्रोटेक्टिव पावर सबसे कम है, ठीक है। अब इसमें कौन सा आंसर सही है ये आप अगर चेक करके बताएं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे कहा गया है नेगेटिवली चार्ज सॉल है तो पॉजिटिव चार्ज की वैलेंसी आपको देखनी है, ऑब्वियसली एबीसीडी में टाइप। वेरी गुड आयुष, वेरी फास्ट। आयुष का आंसर सही है, अभिषेक सही है, गुड। दो बच्चों ने आंसर, ध्रुव 3 सही है, ठीक है। 3-4 बच्चों ने दे दिया है एंड ऑल आर करेक्ट, ये सबको मालूम है।
यहाँ सी ऑप्शन है। वोल नंबर ऑफ जिलेटिन कितना था अभी हमने देखा था, तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं है हमें। आई होप सो। अगेन तो ऑप्शन इज सी, दोबारा ही वो आंसर आ रहा है शायद, है ना। गुड, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, गुड नाइट। अब अच्छा, ओ सॉरी, इमल्शन की गलत खोल दी। अभी हमारा बचा है टिंडल इफेक्ट, ब्राउनिंग मूवमेंट। छोटी छोटी दो प्रॉपर्टी बची हैं, टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनिंग। एक दो बच्चों ने कहा था मुझसे हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, मैं भी देखता हूँ अगर कॉपी यही रखी होगी, फोटो क्लिक करके आपको हैंड रिटन नोट्स पहुंचा, ठीक है, पहले भी आप कह चुके हैं मालूम है, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, आज मैं इस पर वर्क करता हूँ, हैंड रिटन नोट्स एंड पेंसिल, ठीक है। बच्चों कल के हमारे टाइमिंग नॉर्मली रखे जाएंगे, क्योंकि कल शायद ईद है, तो गवर्नमेंट की छुट्टी होगी मेरी, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा ग्रुप में डाल। ओके बेटा, डेफिनेटली कोशिश करूंगा आज ही। हाँ आज ही। हैव ए नाइस टाइम, बाय। Thank you, sir.